Xiaomi Pad 7 की सक्सेस के बाद Xiaomi ने Pad 8 लॉन्च किया है, जो वही सेम फॉर्मूला फॉलो करता है कि कम पैसों में फीचर्स और परफॉर्मेंस भर के दो। जब पैड 7 आया था तो उसने प्रीमियम टैबलेट सेल्स में 36% मार्केट शेयर कैप्चर किया था। और देखने वाली बात यह है कि क्या इस टैबलेट में वही सेम बात है या नहीं। और इन्होंने एक कीबोर्ड और पेन भी लॉन्च किया है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। शुरुआत हम इसके डिजाइन से करते हैं। तो Xiaomi Pad 8 फुल मेटल एल्यूमिनियम और ग्लास फ्रंट के साथ आता है, जो सेम पैड 7 की तरह ही है। तो ओवरऑल ये जो पैकेज है ये प्रीमियम लगता है, पकड़ने में भी और देखने में भी। पीछे की तरफ एक स्क्वायर टाइप का कैमरा आइलैंड दिया है और राइट साइड पे आपको मैग्नेटिक कनेक्टर्स मिलते हैं, जो इसकी एक्सेसरी जैसे कीबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब Xiaomi का क्लेम तो ये है कि ये इंडिया का थिनेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट है, बट फाइन प्रिंट में देखोगे तो ये सिर्फ अंडर 40,000 के सेगमेंट के लिए है। और ये चीज सही भी है, क्योंकि टैबलेट की जो थिकनेस है वो 5.75 mm है और वेट भी 495 ग्राम्स है। तो सही में टैबलेट हाथ में भारी नहीं लगता और साइज भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है। बस ये एक बात है कि बिना कवर के अगर आप इसको यूज करोगे तो फिंगरप्रिंट्स आएंगे, तो वो ध्यान देने वाली बात है। बट अगर पैड 7 से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा पतला तो है, बट इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। और एक चीज मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी कि अगर आप इसके टाइप सी पोर्ट को देखोगे तो ये थोड़ा मिस अलाइंड है, यानी कि सेंटर में नहीं है। और इस बार भी Xiaomi ने फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, जो कि ऑब्वियसली दे सकते थे। तो अभी भी अनलॉक करने के लिए या तो आप फेस अनलॉक यूज करो या फिर आपको पिन से काम चलाना पड़ेगा। अब डिस्प्ले पे आते हैं, और एंड्रॉइड टैबलेट्स के केस में डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है, क्योंकि लोग एंड्रॉइड टैबलेट्स को जनरली कंटेंट देखने के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ 11.2 इंचेस का 12 बिट IPS पैनल है, जो 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस के साथ आता है। साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। अगर आप डिफॉल्ट पे रखोगे तो क्रोम जैसे एप्स 90 हर्ट्ज पे ही चलते हैं, और अगर आप 144 हर्ट्ज वाले ऑप्शन को ऑन भी रखोगे तो भी ओवरऑल सिस्टम 120 हर्ट्ज पे ही चलता है, चाहे आप कोई भी सेटिंग चूज कर लो। ब्राइटनेस की बात करूं तो इंडोर में ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आउटडोर में भी सब क्लियरली दिखता है, इवन हार्श सनलाइट में भी। तो अगर विंडो के पास या ज्यादा लाइट वाली जगह पे काम करते हो तो भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप ये स्क्रीन देखोगे तो ये एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट रेशियो में नहीं है, बल्कि ये 3:2 वाले एस्पेक्ट रेशियो में, यानी स्क्रीन वर्टिकली थोड़ी चौड़ी है। और ये वही एस्पेक्ट रेशियो है जो एप्पल और OnePlus भी अपने टैब्स के अंदर देते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि पढ़ने वाले और प्रोडक्टिविटी के लिए ये बेटर है, एक साथ ज्यादा चीजें देख सकते हो। और नुकसान ये है कि YouTube वीडियोस में और मूवीज में ब्लैक बार्स थोड़े ज्यादा दिखेंगे। अब डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो कलर्स वाइब्रेंट है और पंची है, और मीडिया कंजम्पशन के लिए ये काफी अच्छा पैनल है। Netflix पे HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट भी है, और 2 कलर मोड्स मिलते हैं, ओरिजिनल और विविड। और अगर आप सीरीज या मूवीज देखते हो तो विविड पे रखना, काफी पंची फीलिंग आएगी। इसके साथ एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये एक LCD पैनल है, तो डीप ब्लैक्स वाली एक्सपेक्टेशन मत रखना जो एमोलेड में मिलता है। आई केयर फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि DC डिमिंग, यानी कि रात को आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और एक एम्बिएंट कलर टेम्परेचर फीचर भी है, जो कि एप्पल के ट्रू टोन की तरह काम करता है, यानी कि रूम की लाइटिंग के हिसाब से डिस्प्ले अपनी टोन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। और इन्होंने नैनो टेक्सचर वाला मॉडल भी निकाला है, और ये बिल्कुल वही है जिसमें मैट डिस्प्ले होती है और कोई रिफ्लेक्शन नहीं आती। बट इसका एक नुकसान है कि मैट सरफेस होने की वजह से स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स काफी पड़ते हैं, और फिर ये आसानी से साफ भी नहीं होते। और जो लोग ऑफ एंगल विजिबिलिटी को लेकर कंसर्न्ड है, मैंने पर्सनली कोई कलर शिफ्ट या इशू नोटिस नहीं किया। और इन्होंने वेट टच फीचर भी दिया हुआ है, यानी कि अगर डिस्प्ले पे पानी गिरा हुआ है तो भी ये काम करती है। वैसे ये IP64 की रेटिंग के साथ आता है, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या पानी के छींटे ये झेल लेगा, ज्यादा नहीं। अब स्पीकर्स की बात करें तो 4 स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ। स्पीकर्स वैसे तो देखो लाउड है, बट फुल वॉल्यूम पे थोड़ी आवाज कम लगती है। बेस और डायलॉग क्लैरिटी दोनों अच्छी है, तो मूवीज के लिए एक्सपीरियंस सॉलिड है। हालांकि मैंने जितने रिव्यूज में देखा, उनका कहना है कि इसके स्पीकर्स पैड 7 से हल्के कमजोर हैं। बाकी आप सुन के देखो। अब मेरा कंक्लूजन यही है कि गाने सुनने के लिए बेस्ट नहीं है, बट मूवीज या फिर कंटेंट देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पैड 7 के कंपैरिजन में यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस बार हमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, जो 8 या 12 GB रैम और 128 या 256 GB स्टोरेज के साथ आएगा। और अगर आप 256 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको UFS 4 स्टोरेज मिलेगी, 128 वाले में 3.1। वैसे मेरे वाला जो यूनिट है ये 256 GB वाला है। अगर आप बेंचमार्क्स देखोगे तो एंतुतु में ये 2.4 मिलियन ऑलमोस्ट टच करता है। गीकबेंच में 2100 का सिंगल कोर स्कोर और 7100 का मल्टी कोर स्कोर है, जो अच्छा है। 3D मार्क का रिजल्ट भी आप देखो, बहुत सही आ रहा है, और इस टेस्ट में मैक्स टेम्परेचर सिर्फ 40 डिग्रीज गया है, यानी इसके थर्मल्स बहुत सही होंगे। डेली परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ मक्खन चलता है। ओवरऑल UI फ्लूइड है, कोई बग्स नहीं है। मल्टीटास्किंग ये आराम से कर लेता है, अच्छे खासे टैब्स आप खोल सकते हो, और फ्लोटिंग विंडो भी आप काफी सारी एक साथ ऑपरेट कर सकते हो, तो ये हैंडल कर लेता है। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में, जो कि टैबलेट को बिल्कुल सही से करना चाहिए, उसमें मेरे को इससे शिकायत नहीं है। एक अच्छी चीज और है कि इसमें USB 3.2 पोर्ट दिया है,
तो फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड्स तो मिलेंगी, ऊपर से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। बट जो केबल आपको बॉक्स में मिलती है वो 3.2 सपोर्ट नहीं करती, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। गेमिंग में परफॉर्मेंस की हालत बताऊं तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको एवरेज 110 FPS मिलेंगे और मैक्स 120 FPS मिल जाएंगे। और ये 110 भी इसलिए है क्योंकि बीच में लॉबी में जाते ही गेम 30 FPS पे आ जाता है, इसलिए एवरेज डाउन हो जाएगा। गेम खेलते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पॉइंट मैं आपको 2 मिनट में प्रूव भी करके दिखाऊंगा। फिर यही सेम टेस्ट BGMI में भी किया, इसमें मैक्सिमम 90 FPS मिलता है और एवरेज इसका 78 आता है, तो BGMI का भी गेम प्ले अच्छा है। गेंशिन इंपैक्ट मैक्स सेटिंग्स पे एवरेज 60 FPS पूरे मिल रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, तो आपको इस टैब में गर्मी महसूस नहीं होगी। उधरिंग की बात करें तो मैक्स सेटिंग्स पे खेलना मुश्किल है क्योंकि जब बैटल होता है ना तो ये थोड़ा लैग करने लग जाता है। FPS 45 के आसपास आ जाते हैं, तो अगर आपको खेलना है तो कम सेटिंग्स करके खेलना पड़ेगा। अब मैं आपको जो प्रूफ दे रहा था वो कुछ ऐसा है कि जिस टूल से हम FPS मेजर करते हैं वो 30 मिनट्स के लिए हर सेकंड का डेटा एक एक्सेल फाइल में रिकॉर्ड करता है। उस एक्सेल फाइल में हर सेकंड के FPS लिखे होते हैं, तो उसमें लॉबी वाले भी काउंट हो जाते हैं। तो COD वाली फाइल में अगर हम FPS को हाई टू लो सेट करके देखें तो बहुत नीचे आने के बाद आपको कांस्टेंट 30 दिखने लग जाएगा और ये वही लॉबी वाले FPS हैं, बस हमने इनको एक साथ कर दिया। इनको अगर हटा के बाकियों का सिलेक्शन करके अगर एवरेज निकालें तो वो 119 निकल के आएगी, यानी कि COD का एक्चुअल एवरेज 119 होगा, ना कि 110। ये फाइल मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आप चाहो तो खुद से भी देख सकते हो। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप क्रेजी हैवी नहीं जाते हो तो मोस्ट केसेस में आपको इसके साथ दिक्कत नहीं होगी। अगला हम इसकी बैटरी की बात करें तो पैड 7 के कंपैरिजन में इसमें 9200 mAh की बैटरी है, जो पहले 8840 mAh की थी, और उसके साथ प्रोसेसर भी एफिशिएंट हुआ है, तो बैटरी लाइफ अच्छी मिलनी चाहिए। इसके साथ आपको 67 वॉट का चार्जर मिलता है, बट ये टैबलेट सिर्फ 45 वॉट ही सपोर्ट करता है। इसके साथ ये 22.5 वॉट की रिवर्स वायर चार्जिंग भी देता है, तो अगर आपको कुछ चार्ज करना हो तो ये सही स्पीड पे कर देगा, ऐसा आपको लगता है, बट ये पूरी स्पीड नहीं देता। ये बस आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में ही काम आ सकता है, मोस्टली नहीं आएगा। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो ऑप्टिमाइजेशन सही है। मैंने अराउंड 1.5 घंटे की एक मूवी देखी थी, उसमें टैब ने 14-15% बैटरी लूज करी है, बट ये OTT पे नहीं था। अगर आप OTT पे देखते हो तो वहां पे बैटरी लॉस थोड़ा कम होता है, 10% के आसपास होगा सेम यूजेज। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी डिस्प्ले ब्राइटनेस पे देख रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने काम किया और मूवीज वगैरह देखी तो ये 1.5 दिन आपको निकाल के देगा। स्टैंड बाय टाइम भी इसका सही है, ओवरनाइट बैटरी भी सिर्फ 2% ही ड्रॉप होती है। आजकल बैटरी स्टैट्स दिखाना काफी मुश्किल हो गया है, मतलब इसके UI में जो है वो भी ढंग से काम नहीं करता और अलग से एप्स डाल लो वो भी ढंग से काम नहीं करती। खैर, चार्जिंग का बताऊं तो हमारे पास जो इसका 67 वॉट वाला चार्जर डब्बे में आता है वो घूम गया है, तो मैंने इसको 100 वॉट के Xiaomi के चार्जर से ही चार्ज किया है, और बात सेम है क्योंकि मैक्सिमम सपोर्ट तो 45 वॉट का ही है, तो उससे इसे 50% चार्ज होने में 38 मिनट्स लगे हैं और 1 आवर 40 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो गया। इसके साथ जो डब्बे में चार्जर आएगा उससे भी सिमिलर ही टाइम लगेगा। अगला मेरे को इसकी कनेक्टिविटी पे सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि इसमें सिम तो लगती नहीं है, और पैड 7 में Wi-Fi 6E था, इसमें इन्होंने Wi-Fi 6 दी है, यानी कि डाउनग्रेड हुआ है, बट ब्लूटूथ वर्जन इन्होंने अपडेट कर दिया है, और मेरे को Wi-Fi रिसेप्शन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई है। मोस्टली आपके लिए ये सही चलेगा क्योंकि एक जगह बैठ के चला रहे होंगे। अगला हम इसके सॉफ्टवेयर पे हैं तो इसमें वही HyperOS 3 मिलता है जो कि Android 16 पे बेस्ड है। इसमें 4 साल के Android अपडेट्स हैं और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी हैं। अब एक मेन डिफरेंस जो मैंने इनके फोन और टैब में नोटिस किया वो है ब्लोटवेयर का। इनके टैब में आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलता, बट फोन में आता है। चलो कम से कम टैबलेट वालों को तो छोड़ दिया। बाकी के सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करूं तो पहले तो आपको स्क्रीन मिररिंग मिलता है और आप इसे मैक के साथ भी यूज कर सकते हो, तो आप इसको एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज कर सकते हो, और ये फीचर काफी बढ़िया है क्योंकि ये वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन दोनों ही सपोर्ट करता है। इस सब के साथ साथ आपको AI वाले बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उस पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि सबको पता है कौन सा क्या करता है, और जनरल प्रोडक्टिविटी वाले जो फीचर्स हैं जो टैबलेट्स में मिलते हैं वो भी इसमें है, जैसे स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडोज, वो सब है। बट इस बार इन्होंने वर्क स्टेशन मोड भी दिया है जिसमें सारे एप्स नीचे डॉक में आते हैं, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हो, और इस मोड में आप और ज्यादा एप्स को फ्लोटिंग विंडो में खोल पाओगे। और प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है तो इसके कीबोर्ड और स्टाइलस की बात कर लेते हैं। पहले कीबोर्ड की बात करें तो Xiaomi इसे फोकस कीबोर्ड बोल रहा है, और ये टैबलेट के साथ पोगो पिन से कनेक्ट हो जाता है, तो ब्लूटूथ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा है और टैब अटैच करने के बाद वो सिक्योर भी रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से काफी एंगल्स पे टैब को टिल्ट कर सकते हो, बट थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट्स दी जा सकती थी क्योंकि मेरे हिसाब से इसका हिंज इनफ पीछे तक नहीं जाता, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है, हल्का सा और टिल्ट होना चाहिए था। अब कीबोर्ड एक्सपीरियंस बताऊं तो की ट्रैवल और फीडबैक दोनों सही है, और अगर आपको छोटे मोटे काम जैसे मेल्स, नोट्स या फिर मेरे केस में स्क्रिप्ट्स लिखनी है
है, तो मुझे एक्सपीरियंस बढ़िया लगा है। और आपको इसमें जेस्चर्स भी मिलते हैं, जैसे रीसेंट ऐप्स खोलना, रिटर्न टू होम स्क्रीन या फिर स्क्रीनशॉट लेना, और भी काफी कुछ है। तो वही लैपटॉप वाला एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। एक चीज मुझे और बढ़िया लगी जो इस प्राइस रेंज के किसी और टैबलेट में है भी नहीं, और वो है बैकलाइट कीबोर्ड। तो अगर आप रात में या फिर डिम एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकता है, तो ये फीचर काम का है। बट एक चीज जिसमें मुझे उतना मजा नहीं आया वो है इसका ट्रैक पैड। ये काम बहुत सही करता है, बट इसका साइज काफी छोटा है। बट अगर आपको किसी वजह से लगता है कि आपको ट्रैक पैड नहीं चाहिए, तो ये लोग कीबोर्ड बिना उसके भी बेचते हैं, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। अब स्टाइलिस की बात करें तो ये लगभग एप्पल पेंसिल प्रो जैसा ही लगता है, और इन्होंने इसमें फीचर्स भी काफी डाले हैं। और इसे अगर आप टैबलेट के ऊपर सीधा रख दोगे तो वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, कोई टाइप सी वाला झंझट नहीं है। उसके बाद आपको इस पेंसिल में कोई बटन नहीं मिलता, सब कुछ टच पे ही चलता है। जैसे आप दो हाथ से पिंच करोगे या फिर डबल प्रेस करते हो तो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, और आप चूज भी कर सकते हो कि क्या एक्शन असाइन करना है। जैसे पिंच में शॉर्टकट पैनल खुलवा लो, ब्रश से स्विच करके इरेजर पे जा सकते हो, और भी बहुत कुछ है। और आप इस पिंच की सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हो। इस स्टाइलस से आप स्क्रीन पे कुछ लिखा है उसको हाईलाइट कर सकते हो, और आपको MI कैनवस ऐप भी मिलता है, तो वहां आप प्रॉपर ब्रश से डूडलिंग कर पाओगे। और इसमें पेन रोटेशन फीचर भी है, यानी कि आप रियल टाइम में देख सकते हो जब आप पेन को रोटेट करोगे, और ये पेंटिंग के लिए काम आता है। और प्रेशर सेंसिटिव है, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना गहरा कलर होगा, जैसे रियल लाइफ में होता है। इसके साथ ही आपको पाम रिजेक्शन का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी जब स्क्रीन बंद है तो अगर आप स्टाइलस उठा के स्क्रीन पे टैप करोगे तो आप सीधा ही कुछ डूडल या नोट्स ले सकते हो। ओवरऑल देखूं तो मैं स्केच नहीं करता, बट इतना मुझे समझ में आया कि जो लोग करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं आपको इसके कैमरास के बारे में बताऊं तो टैबलेट में कैमरास दो ही काम के होते हैं। थोड़ा बहुत आप मीटिंग्स ले लोगे या फिर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करोगे, तो उस हिसाब के लिए ये एकदम सही है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, और 8 मेगापिक्सल का हॉरिजॉन्टली प्लेस सेल्फी कैमरा है जो 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड करता है। और आउटपुट की बात करूं तो वीडियो कॉल्स लेने लायक क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी। एंड इसका माइक भी ठीक ठाक है, एंड इसमें टेलीप्रॉम्प्टर का भी ऑप्शन है, तो आप सामने स्क्रिप्ट लिख के भी बोल सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। अब प्राइस पे आए तो ये 33,999 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 8128 वाला यानी कि बेस वेरिएंट ही मिलेगा, और नैनो टेक्सचर वाला जो आपको 12/256 GB में ही मिलेगा वो 38,999 का है। फिर आप ये फोकस पेन ऐड करोगे तो 5,999, और कीबोर्ड इनका 8,999 का है। तो कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। और ये बता दूं कि ये 5-6 हजार महंगा है पैड 7 से। और प्रोसेसर को अगर छोड़ दें तो फीचर्स में इतना ज्यादा कुछ अलग नहीं है, तो आपके ना यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर आप काफी हैवी यूजर हो तो आप पैड 8 देख सकते हो, वरना पैड 7 आज भी एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इससे सस्ता है, और अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो अगर आपका बजट इसके अराउंड है तो आप इसे ले सकते हो, बट अगर आप स्ट्रेच कर पाओ तो अभी OnePlus पैड 4 भी आने वाला है, और वो इससे महंगा होगा, लेकिन फिर वो फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आएगा। तो हाँ, ये टैब अच्छा है, बस हल्का सा महंगा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आप अपना डिसीजन बनाना। टैबलेट्स वाली कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में टच करने की कोशिश करिए, बताना आपको सही लगा या नहीं। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।